वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है और आज के वीडियो के अंदर आज के लेक्चर के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। सो विदाउट एनी फर्दर डू आइए लेक्चर्स को और अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डिसऑर्डर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद द कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑन बोन्स, बिकॉज एज वी नो दैट कि अगर आपको पीछे से जो लेक्चर है उसमें एक पॉइंट याद हो तो हमने ये बताया था कि जो कार्टिलेज और बोन्स थे उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो बहुत सिमिलर था, और वो ये था कि कोलेजन के मैट्रिक्स के अंदर कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स और बोन के अंदर ओस्टियोसाइट्स फ्लोट कर रहे होते हैं, फिर एम्बेडेड होते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अगर आप इन जो दो डिफरेंट टिश्यूज हैं इनकी अपीयरेंस को देखें तो आपको कार्टिलेज बड़ा सॉफ्ट मिलेगा और बोन्स आपको बड़ी हार्ड मिलेंगी। तो द रीजन बोन हार्ड होती हैं वो इस वजह से होती हैं क्योंकि बोन्स के अंदर हम मतलब आपकी बॉडी जो नेचर प्रोसेस है उसके अंदर होता ये है कि आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट होता है। तो मतलब कि बोन की स्ट्रेंथिंग के लिए, बोन की हार्डनिंग के लिए जो कैल्शियम है वो बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर कैल्शियम ना हो तो आपकी बॉडी के ऊपर किस किस्म के इफेक्ट होते हैं, फिर किस किस्म के असरात होते हैं। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। समटाइम्स आप कैल्शियम लेते नहीं है बिकॉज कैल्शियम आपके पास मिल्क में आपको मिलता है, आपके पास आपके वेजिटेबल्स में आपको मिलता है, प्रोटीन्स के अंदर यानी कि जो फिश मीट और मटन चिकन खाते हैं आप लोग उसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खाते तो हैं लेकिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता। तो दोनों केसेस के अंदर जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होता है तो लेट्स सी कि क्या फर्क पड़ता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, द हार्डनिंग ऑफ बोन्स अकर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, यानी कि जिस तरह से हमने ऊपर देखा कि कैल्शियम की डिपोजिशन यानी कि डिपॉजिट मतलब जमा करना, कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से जो है वो बोन हार्ड होती है। ऑफ कोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिफिकेशन। बड़ा सिंपल है बिकॉज हम लोग पढ़ के आए हैं। इफ कैल्शियम deficiency, now very important word, deficiency. So the word deficiency it means अच्छा, ये जो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेफिशिएंसी का मतलब इट मीन्स लो क्वांटिटी या लो अमाउंट। लो क्वांटिटी, लो क्वांटिटी बेसिकली मतलब होता है आपके पास डेफिशिएंसी का, ठीक है। सो इफ कैल्शियम डेफिशिएंसी अकर्स इन बॉडी और ब्लड, यानी कि अगर आपकी बॉडी में और आपके ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए सो अल्टीमेटली इट अकर्स इन बोन्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम अगर कम हो तो अल्टीमेटली वो कैल्शियम की कमी आपकी बोन्स को मुतासर करेगी और आपकी बोन्स में भी कैल्शियम की कमी होगी। दिस डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, आल्सो नोन एज कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ यहां पर ये वर्ड है हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सीमिया तो आप मतलब नाम से जाहिर है कैल्सीमिया मींस कैल्शियम, बट द वर्ड हाइपो हियर ना, हाइपो, सो हाइपो एक लैटिन वर्ड है और इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी भी चीज के अंदर किसी चीज की कमी हो। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, आपको याद है वो जो अक्सर हम लोग जो सेल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस होती है जिसके अंदर अगर सेल के बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, हाइपो का मतलब क्या है, कम, टॉनिक मीन्स सॉल्यूट, सो द वर्ड हाइपो इट मीन्स कम एंड कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम, यानी कि जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कैल्शियम कम हो तो उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। लेकिन अगर जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। तो ये एमसीक्यूज पक्का आएगा। तो याद रखिएगा कि हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इज आल्सो नोन एज हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अ लॉन्ग टर्म कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन लीड टू डेंटल वीकनेस, ओस्टियोपोरोसिस इन चाइल्डहुड, रिकेट्स। देखिए, अगर ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म हो, क्या हो, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मींस लंबे अरसे तक, तो उससे क्या होता है, उससे आपको ये फॉलोइंग फैक्टर्स आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। डेंटल वीकनेस, दांत, डेंटल मींस टीथ, आपको दांतों की कमजोरी आपको देखने को मिलेगी, आपके दांत हिलने लगेंगे, दांत वीक होंगे, दांत में दर्द होगा, मे बी दांत गिर जाए, टूथ फॉल हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपको ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन जहां पर आपको बोन्स के अंदर आपको ये फील होगा कि बोन्स वीक हो रही हैं,
बोन के अंदर अगर मैं इसको वर्ड बाय वर्ड लिखूं तो बोन के अंदर आपको पोरस मींस आपको होल फील होंगे, आपको बोन जो है वो स्पॉन्जियो पेरेंट्स देंगे। ये बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस आगे जाके पूरा इसका टॉपिक है, उसको हम लोग वहां पे देखेंगे। लेकिन सिंपल इन शॉर्ट जो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है वो ये है कि बोन वीक होती हैं, और वीक कुछ इस तरह से होती है कि आपको बोन के अंदर जो है वो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आप लोग उसके अंदर देखेंगे कि छोटे छोटे सुराख आपको फील होंगे। वो क्यों होंगे? बिकॉज कैल्शियम निकल रहा है, तो डेफिनेटली जब कैल्शियम निकलेगा तो जहां से कैल्शियम निकला होगा वहां पर वो अपनी कैविटी बनाएगा। इसी तरह से अगर बच्चों के अंदर अगर कैल्शियम कम हो तो उनके अंदर उनको रैकेट एक कंडीशन है, वो आगे जाके देखेंगे उसका मतलब क्या है। तो बच्चों के अंदर रैकेट होता है। तो बेसिकली ये आपके पास रिस्क हैं जो आपके पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ होते हैं। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है डिसऑर्डर और एक होता है डिजीज। ये दोनों डिफरेंट है, याद रखिएगा। मैं सिंपल बताता हूँ, डिजीज जब होती है आपकी बॉडी के अंदर तो वो ठीक हो जाती है, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी खुद ही रिकवर कर पाती है। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, तो समटाइम्स फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर जो उसकी लॉसेज हैं, जो उसके नुकसान हैं, वो ज़रा लॉन्ग टर्म होते हैं। तो डिसऑर्डर बड़ा खतरनाक होता है, मतलब उसके अंदर आपकी बॉडी अपने ऑर्डर में नहीं रहती। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द एजिंग प्रोसेस। एजिंग मीन्स बुढ़ापे के साथ लिंक है। इन दिस कंडीशन द बोन्स बिकम पोरस एंड मोर स्पॉन्जी, यानी कि जो हड्डियां हैं इस कंडीशन के अंदर दे बिकम पोरस, यानी कि उनके अंदर आपको पोरस मीन्स होल। द वर्ड पोर ना, PORE, इट मीन्स होल। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपको बोन्स के अंदर सुराख, यानी कि माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो आपको सुराख फील होंगे, और जो आपको बोन्स हैं वो स्पॉन्ज की तरह नजर आएंगे। स्पॉन्ज अगर आपने देखा हो, सो दिस इज अ स्पॉन्ज। तो ये जो इसकी अपेरेंस है, सेम टू सेम अपेरेंस आपको बोन के अंदर फील होगी। इसके अलावा थिनर, यानी कि बोन्स जो है वो पतली हो जाएंगी, और वीकर, और यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। उससे होगा क्या? होगा ये दैट दे बिकम फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कमजोर, नाजुक, वीक, सही है। तो यानी कि जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये एक एजिंग रिलेटेड कंडीशन है, मतलब कि आप जिस तरह से एक इंसान बूढ़ा होता है तो उस एज के अंदर आपको आपको ये चीज देखने को मिलती है। उसमें होता क्या है कि बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं, और स्पॉन्जी, यानी कि उनकी जो पेरेंट्स है वो स्पॉन्ज की तरह हो जाती हैं। बोन थिन हो जाती हैं, मतलब पतली हो जाती हैं, बहुत वीकर यानी कि कमजोर होती हैं। और उससे होता ये है कि बोन बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मतलब बहुत नाजुक, जो कि बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इन दिस कंडीशन अ स्लाइट इंजरी, यानी कि इस ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर स्लाइट इंजरी, यानी कि अगर हल्की सी भी इंजरी हो, हल्का सा भी इंसान गिर जाए, सो इट रिजल्ट्स इन द ब्रेकेज ऑफ द बोन। यानी कि स्लाइट इंजरी जो है वो भी आपकी बोन्स को ब्रेक कर सकती है। सो ऑस्टियोपोरोसिस इतनी खतरनाक चीज है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं ना कि जो हमारे एजेड लोग होते हैं उनके अंदर ये, अगर आप लोग देखें कि अगर आप वो गिरते हैं, फॉल कर जाते हैं, या समटाइम्स वो जो है वो स्लिप कर जाते हैं, तो उससे जो उनकी हड्डी है वो एकदम टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस होती हैं जिसमें बोन्स काफी वीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। अगर मैं यूं कहूं कि ऑस्टियोपोरोसिस मोर लेस लिंक्ड विद फीमेल्स, ठीक है, यानी कि 90% आपके ये जो कंडीशन है ये फीमेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और वेरी वेरी लेस आपको मेल के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये ठीक होगा। तो इसका रीजन ये होता है बेसिकली कि फीमेल्स के अंदर जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से होती है, ठीक है। सो कैल्शियम की जो खास तौर पे ये जो कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया है, ये मोस्टली वर्ल्ड वाइड औरतों के साथ काफी लिंक किया जाता है। दैट्स वाई हम लोग औरतों को ये कहते हैं कि उनको अपनी कैल्शियम सप्लीमेंट्स या जो मिल्क है, जो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन है, उनको बैलेंस करके रखना पड़ता है ताकि वो जरा सी इन कंडीशन से सर्वाइव कर सके। अच्छा, रिकेट्स। रिकेट्स इज द सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। नहीं कि रिकेट क्या है? रिकेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चों की जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, सही है। यानी कि रिकेट्स इस किस्म की कंडीशन है जो कि बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो बच्चों की बोन्स है, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत वीक हो जाती हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो उसकी बोन्स ऑलरेडी बड़ी सॉफ्ट होती हैं। अगर आप लोग देखें तो न्यूबॉर्न की जो बेबी का जो हेड है, अगर आप उसको फील करके देखें तो आपको वो दबता हुआ फील हो, आप उसको दबा सकते हैं, बिकॉज उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो बोन्स है वो प्रॉपरली हार्ड नहीं हुई होती।
ये जो रिकेट्स है ये थोड़े से बड़े बच्चों के अंदर आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल 2 से 4 साल से 6 साल के बच्चों के दरमियान आपको ये कंडीशन मिलेगी जिसके अंदर जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी, यूजुअली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग विटामिन डी डेफिशिएंसी। यानी कि जो रीजन है रिकेट्स का वो ये है कि उन बच्चों के अंदर आपको एक्सट्रीम और प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा और बहुत लंबे अरसे तक डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी विटामिन डी की। अच्छा, अब विटामिन डी क्या होता है? देखें, विटामिन इस तरह के आपके न्यूट्रिशियस कंपोनेंट होते हैं या इस तरह के कंपोनेंट होते हैं नेचर के अंदर जो कि आपकी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो विटामिन ए है वो आपकी आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल जो विटामिन सी है वो आपकी जो है वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल जो विटामिन डी है एज यू कैन सी वो आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन मीन्स वाइटल अमाइंस का बेसिकली फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बट ये समझिए कि जिस तरह से बाकी चीज़ें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आपकी बॉडी के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं, इस तरह से ये जो विटामिन हैं, ये जो विटामिन हैं, ये आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बड़े रिक्वायर्ड होते हैं। सो अगर किसी बच्चे के अंदर एक्सट्रीम यानी कि बहुत खतरनाक वाली और बहुत लंबी यानी कि प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की, तो उसकी वजह से उसकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर मैं सिंपली कहूं तो ये जो विटामिन डी है ये आपकी जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, उसमें काफी हेल्प करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। कैल्शियम आपकी बोन्स में तभी एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी प्रेजेंट हो। और याद रखिए विटामिन डी का जो नेचुरल बनने का प्रोसेस है इंसान के अंदर वो ये है कि जब सनलाइट आकर आपकी स्किन के साथ टकराती है तो स्किन के अंदर एक चीज होती है जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी। आई नो ये जरा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। होता ये है, सनलाइट, सूरज की रोशनी आपकी स्किन के साथ टकराती है, उससे होता ये है कि जब वो लाइट कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो कि आपकी स्किन के अंदर एक केमिकल होता है, आपकी एक लिपिड होता है बेसिकली, जब वो सनलाइट कोलेस्ट्रॉल के साथ टकराती है तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो इन शॉर्ट सब कुछ भूल जाएं, याद रखें कि आपकी बोन्स में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना जरूरी है। जब वो नहीं होता बच्चों के अंदर तो उनके अंदर रिकेट्स नाम की कंडीशन डेवलप हो जाती है विच इज कैरेक्टराइज्ड विद सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स। ठीक है। अच्छा, विटामिन डी प्ले अ वाइटल रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। वही वाली बात कि जो विटामिन डी है वो आपकी बोन के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराने में काफी हेल्प करता है। ठीक है। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। तो अगर मैं सबका खुलासा करूं तो जो रिकेट्स है, जो रैकेट्स हैं या फिर रिकेट्स हैं, वो ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बोन्स सॉफ्ट और वीक होती हैं। ठीक है। और सॉफ्ट और वीक बोन्स कब होती हैं? जब उनके अंदर कैल्शियम कम होगा। ठीक है। तो रिकेट्स के अंदर कैल्शियम इस वजह से कम होता है क्योंकि बॉडी के अंदर तो कैल्शियम है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं है। बिकॉज कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी प्रेजेंट होगा। तो चूंकि विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी की वजह से जो कैल्शियम है जो कि आपकी बॉडी में तो है लेकिन बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो उससे होगा ये कि जब बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगी। और उस वीकनिंग और उस सॉफ्टनिंग को जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से होती है उसको रिकेट्स कहते हैं। मोस्टली ये आपके पास बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है। ओके। सो ये आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं। ये आप लोग देखें तो ये जो पर्सन है जिसकी आपको यहाँ पिक्चर दिखाई गई है इसके अंदर रिकेट्स है। अच्छा, ये नॉर्मल बोन्स हैं। ठीक है। और ये जो बोन्स हैं मुड़ी हुई, देखें, इट इज बेंट। तो ये जो मुड़ी हुई बोन्स हैं ये रिकेट्स वाले बच्चों के अंदर या वो इंसान जिसको रिकेट्स होता है उसमें आपको ये मिलेंगी एज ए सिम्टम के तौर पर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मुड़ती क्यों है? देखें, बोन्स वीक है लेकिन ऊपर तो वेट है, तो क्या होगा कि बोन्स मुड़ जाएंगी ऊपर ज्यादा वेट होने की वजह से, क्योंकि बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना उनको होना चाहिए। सो प्रेशर ज्यादा है ऊपर से लेकिन एट द सेम टाइम उनके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ नहीं है वो उस वेट को, उस प्रेशर को होल्ड करने की। वो क्या होगा? वो बेंड हो जाएगी। तो दैट्स वाई आपको ये बेंड मिलेंगी। बड़ा इजी है। अच्छा, नाउ वी हैव आर्थराइटिस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि वेन एवर देर इज ITIS तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन।
यानी कि वेन एवर किसी भी लफ्ज के साथ, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, किसी भी लफ्ज के साथ आखिर में ITIS लिखा हो तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन और स्वेलिंग। यानी कि जब भी कोई बॉडी ऑर्गन सूज जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेट करना मतलब फूल जाना, सूज जाना। सो वेन एवर किसी भी वर्ड के साथ ITIS लिखा हो तो उसका मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंट्राइटिस, यानी कि गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, और इंट्राइटिस मतलब इंटेस्टाइन्स। ITIS सूजी हुई है मतलब कि आपका मैदा और आपकी आंतें सूजी हुई हैं। इस तरह से नेफ्राइटिस, आपकी किडनी सूजी हुई है, ठीक है। तो वेन एवर देर इज ITIS तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है, कोई बॉडी पार्ट सूजा हुआ है, सही है। एंड ऑन द अदर हैंड, ये जो आर्थ है, आर्थ, आर्थ, द वर्ड आर्थ इट मीन्स जॉइंट्स। सो आर्थराइटिस एग्जैक्टली जॉइंट्स की सूजन, यानी कि जब आपके जॉइंट्स सूजे हुए हों तो उस कंडीशन को आर्थराइटिस कहता है। इट इज अ पेनफुल कंडीशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि ये जॉइंट्स की दर्द वाली कंडीशन है, पेनफुल, ड्यू टू स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स। यानी कि ये जॉइंट्स की कंडीशन है जिसमें आपके जॉइंट्स स्वेल कर जाते हैं, मतलब उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। एंड टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब दर्द वाली कंडीशन, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी होगी, किसके अंदर, जॉइंट्स के अंदर। सो आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट्स सूज जाते हैं, ठीक है, स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है उनमें, और टेंडरनेस होती है, मतलब उसमें आपको पेन फील होगा। द मेन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, सिम्टम्स कहते हैं असरात, सिम्टम्स आर साइंस, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी अपेरेंस, आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे जिसको देखकर आप लोग कोई कंडीशन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकेंगे, इस इंसान को ये मसला है। तो जिस इंसान को आर्थराइटिस होगा उसके अंदर आपको ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये तमाम फीचर्स हैं, आपको देखने को मिलेंगे। जॉइंट पेन, उसके जोड़ों में बहुत दर्द होगा, ठीक है। टेंडरनेस एंड स्टिफनेस, यानी कि बहुत दर्द होगा, ठीक है, मतलब बहुत उसके जो जॉइंट हैं वो टेंडर्ड होंगे, बहुत नाजुक होंगे, फ्रिजाइल होंगे, उसको मूवमेंट करने में काफ़ी इश्यूज होंगे। स्टिफ, सख्त होंगे, काफ़ी सख्त होंगे, यानी कि वो जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान के जो जॉइंट्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्टिफ होंगे। इन्फ्लेमेशन इन एंड अराउंड द जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स के अंदर और उसके इर्द गिर्द, अराउंड द जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन होगी, यानी कि सोजिश होगी। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट की मूवमेंट है नॉर्मल, वो जरा सी रिस्ट्रिक्टेड फील होगी, मतलब कि नॉर्मली वो इंसान अपने जॉइंट्स को जहां वो मूव करता है वो मूव नहीं कर पाएगा। वार्म रेड स्किन ओवर द इफेक्टेड जॉइंट, यानी कि जिस जॉइंट के ऊपर इन्फ्लेमेशन है वो गर्म होगी वो जगह, और रेडिश आपको फील होगी, मतलब लाल लाल होगी। ट्रबल ड्रेसिंग, यानी कि कपड़े पहनने में, चेंज करने में काफ़ी इश्यूज होंगे। कॉम्बिंग, यानी कि कंघी मारने में काफ़ी उसको, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पेन फील होगा। ग्रिपिंग, किसी चीज़ को पकड़ने में। बेंडिंग ओवर स्क्वाटी और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, नीचे झुकने में, ठीक है, और सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको काफ़ी जो है वो काफ़ी काफ़ी उसको पेन होगा। तो ये वो तमाम फीचर्स और कंडीशन जब किसी भी इंसान में होती हैं तो कहते हैं कि उसको आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की सोजिश हुई है, ठीक है। अब आइए नीचे चलते हैं, अगर ये जा सके तो। ओके, नाउ वी हैव कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस, लेट मी चेंज द कलर इफ आई कुड। ओस्टियोआर्थराइटिस, देखते हैं ये क्या है। ये इस किस्म की आर्थराइटिस है विच इज वेयर एंड टेयर, मतलब कि बोन्स को ज्यादा यूज कर करके जो बोन्स हैं वो वेयर एंड टेयर के शिकार हो चुकी हैं, मतलब कि उसमें आपको डी जनरेशन फील होगी कि वो बोन्स, वो जो जॉइंट्स हैं वो भुरभुरे हुए होंगे, वो आपस में उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी कम होगी। तो इट इज बिकॉज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जॉइंट्स को, ठीक है। अच्छा, कॉजेज क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के? अगेन याद रखिएगा ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ही है, लेकिन इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। अच्छा, ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स, यानी कि आप जॉइंट्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, यानी कि
वो जो इंसान है जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको मिलेगा, वो बहुत रफ अपने आप को यूज कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होगा, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा। अक्सर जो हमारी घर के अंदर फीमेल काम कर रही होती है, पूरा दिन काम करती है, सफाई, खाना पकाना, तो इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा यूज करती है। उससे क्या होता है, वो अपने जॉइंट्स को अगेन ओवर यूज करती हैं, और फिर उसके साथ साथ उनको आर्थराइटिस की जो शिकायत है वो होने लगती है। एज, उम्र के साथ साथ भी डेफिनेटली जब आप एजिड होते हैं तो आपने अपनी जिंदगी में जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, उनको ज्यादा यूज किए होते हैं, उसकी वजह से भी आपको जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जॉइंट इंजरी, कोई इंजरी हुई हो, आप गिर गए हो, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, उसकी वजह से भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है। ओबेसिटी, आप ओवरवेट हो, ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट हो, ओवरवेट, मोटा हो, बिकॉज जब आप मोटे होते हैं तो आपका वजन ज्यादा होता है, तो वजन आपके जॉइंट्स पे लगता है, तो उससे क्या होता है कि आपके जॉइंट्स जो है वो वीक होते हैं, और जब वो वीक होते हैं तो वो आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं, मतलब आपकी जो जॉइंट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन। जॉइंट्स दैट बेयर वेट, यानी कि ये जो ओबेसिटी की वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, वो कहाँ होता है, वहां पर जहाँ पर जो जॉइंट्स हैं वो वेट बेयर करें, बेयर वेट यानी कि जहाँ पर वजन ज्यादा पड़े। फॉर एग्जाम्पल नी, घुटनों में, हिप्स यानी आपके जो कूल्हे होते हैं वहां पर, फीट पैरों में, और स्पाइन यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब ये तमाम वो जॉइंट्स हैं जो वेट बेयर करते हैं, जो वजन उठाते हैं। आपकी जो वर्टिबल कॉलम है, यानी आपकी स्पाइन है, आपकी नी, आपके घुटने हैं, आपके हिप्स हैं, आपके फीट हैं, आपके पैर हैं। तो ये तमाम वो जॉइंट्स हैं जहां पर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा अगर आप ओवरवेट हैं तो नहीं आप। नाउ वी हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रीमाटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। रीमाटॉइड, नाउ ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इस आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है वो किस तरह से होती है। देखें, जो रीमाटॉइड आर्थराइटिस है, इट इज ड्यू टू इम्यून सिस्टम, और आई शुड से ऑटो इम्यून। नाउ इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा पर्सनल वर्क करना पड़ेगा। देखें, एज वी नो कि जो आपकी बॉडी में एक ऐसा निज़ाम नेचर ने बनाया है जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसका पर्पस ये है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हर वो चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर या बाहर होती है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई पैथोजन आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, या आपके अंदर कोई ऐसे कैंसर सेल्स बनते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। तो वो जो सिस्टम है वो सेल्स के ऊपर, कुछ खास किस्म के सेल्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, इसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, आपके खून में होते हैं वो। उनका फंक्शन ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हर वो चीज जो आपके लिए खतरनाक है उसको खत्म कर दिया जाए। वो उनको खा लेते हैं, उनको अटैक करके उनको किल कर देते हैं। नाउ समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो दूसरों को मारने वाले सेल्स हैं वो अपने सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन को जिसमें आपका इम्यून सिस्टम अपने आप के सेल्स को, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आपकी बॉडी के लिए किसी किस्म का खतरा नहीं होते, वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अपने अपने सेल्स को खाने लगते हैं या खत्म करने लगते हैं, तो उस कंडीशन को आप लोग ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो मीन्स खुद, देखें, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप को, एंड इम्यून्स मीन्स अटैक करना, इम्यून सिस्टम मतलब कि प्रोटेक्ट करना। तो सेल्फ अटैकिंग अगर आपकी बॉडी में होती है तो उसको आप लोग सेल्फ इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो रीमोटॉइड आर्थराइटिस इस किस्म की कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो आपके जॉइंट्स के अंदर जाकर वहां पर जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करने लगते हैं। तो जब उनको डैमेज करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली ब्लड आएगा, बिकॉज इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस होता है कि वेन एवर, जब कहीं भी कोई इंजरी हो, कहीं भी कोई सेल्स मरे या कहीं पर भी डैमेज हो, तो वहां पर जो ब्लड है, वहां पर जो फ्लूइड है वो अंदर भर जाता है। याद रखिए कि वेन एवर देयर इज अ डैमेज, उस जगह पर जो ब्लड है वो रश करेगा, वो भरेगा, ताकि ब्लड के अंदर जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो वहां पर आकर जो अगर कोई खतरनाक चीज है तो उसको एलिमिनेट कर सके। तो डेफिनेटली ऑटो इम्यून इस किस्म की कंडीशन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को खाता है। और रीमोटॉइड आर्थराइटिस एक खास किस्म की ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर आपके अपने इम्यून सेल्स आपके जॉइंट्स के जो सेल्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो लिगामेंट हो गए, जो जॉइंट्स के अंदर बोन्स के सेल्स हो गए, जॉइंट्स के अंदर जो मसल सेल्स हो गए, वहां पर जाकर उनको अटैक करने लगते हैं। उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थराइटिस, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के ये जो रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इन दिस इम्यून सिस्टम अटैक्स ऑन जॉइंट्स, वही वाली बात आ गई कि जो इम्यून सिस्टम है वो
आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक। अच्छा, सोरियाटिक आर्थराइटिस, यहां पर पी साइलेंट है, आर्थराइटिस। इन दिस डिसऑर्डर जॉइंट्स एंड स्किन अफेक्ट्स, मतलब कि ये दूसरी एक टाइप है आर्थराइटिस की जिसके अंदर आपकी स्किन में आपको इफेक्ट, मतलब आप मतलब मुतासिर होगी, और आपकी जो जॉइंट्स होंगे वो जो है वो मुतासिर होगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई खास रीजन नहीं बताया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सोरियाटिक आर्थराइटिस। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर ये मूव हो जाए तो आ, ठीक है। नाउ वी हैव कॉजेज ऑफ आर्थराइटिस, कि आपकी बॉडी के अंदर अगर आर्थराइटिस है, यानी अगर आपके जॉइंट्स स्वेल किए हुए हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब क्या वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर द कॉजेज। इंजरी हो जाए, यानी अगर आपको चोट लग जाए तब भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है। एब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यानी आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी आ जाए, कि फॉर एग्जांपल यू नो नेचुरली आपके ब्लड के अंदर इस किस्म के प्रोटीन्स, इस किस्म के हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएं जो कि आपके जॉइंट्स के ऊपर जाके इफेक्ट करें और उनके अंदर स्वेलिंग कॉज कर दें। तो मेटाबॉलिज्म मतलब किसी भी चीज़ के बनने और टूटने का अमल आपकी जो बॉडी के अंदर होता है, तो उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसकी वजह से भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन, कोई पैथोजन आके आपके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट कर जाए। ठीक है, कोई भी पैथोजन जब बाहर से आकर आपके जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन का मतलब बेसिकली होता है कि कोई पैथोजन, पैथोजन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता है। पैथो मींस डिजीज एंड जेन मींस कॉजिंग। तो पैथोजन अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करता है। तो इन्फेक्शन जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आकर ग्रो करना शुरू हो जाए। ग्रो मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन को इन्फेक्शन कहते हैं। तो अगर आपके जॉइंट्स के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आके अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है, मतलब कि इन्फेक्शन कॉज करता है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वहां पर जाकर उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। और जब वो खत्म करने की कोशिश करेगा, तो इम्यून सिस्टम जब ऐसा करता है तो उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आपके उस जॉइंट के ऊपर जहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, वहां पर अगर स्वेलिंग हो रही है, तो जॉइंट की स्वेलिंग हो रही है, तो मतलब कि आर्थराइटिस हो रहा है। ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके अपने जॉइंट्स की सेल को मार रहा है। ठीक है। जेनेटिक मेकअप, यानी कि आपकी जेनेटिक के अंदर, आपकी जीनोम के अंदर कुछ किस्म की वेरिएशंस हैं कि नेचुरली आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल रहते हैं। ठीक है, मे बी वहां पर जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा परमिएबल हैं ब्लड को लेके, तो उससे होगा ये कि सारा का सारा ब्लड आपके जॉइंट्स के अंदर, मतलब इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखें कि जेनेटिक के अंदर किसी किस्म के चेंजेस या डिफरेंसेस की वजह से आपके जॉइंट्स स्वेल कर रहे हैं। अच्छा, रिडक्शन इन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, आपको पता है ना कि आपके जॉइंट्स के दरमियान कार्टिलेज होता है ताकि वो जितने भी शॉक्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। रिडक्शन मींस कमी, नॉर्मल अमाउंट मींस नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। देखें, एज वी नो कि आपकी जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज, और उसका फंक्शन क्या होता है कि अगर जब जॉइंट मूव करें तो वो जो शॉक जनरेट हो, वो कार्टिलेज चूंकि सॉफ्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें। एंड एट द सेम टाइम अगर बॉडी मूव करती है तो उसके दरमियान में अगर किसी किस्म की जो शॉक है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। एंड एट द सेम टाइम जब जॉइंट्स मूव करते हैं तो बोन्स को आपस में क्रश होने से भी बचाती हैं। एंड देयर इज वन थिंग विच वी कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। देखें, जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, यानी कि जॉइंट्स के, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये जो गोल सर्कल है ये आपके पास जॉइंट है। ठीक है, और यहां पर आ, यहां पर फोकस कीजिएगा। तो होता क्या है कि इस जॉइंट के अंदर, इस जॉइंट के अंदर एक खास किस्म का फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये मोस्टली जॉइंट्स के अंदर आपको मिलेगा, साइनोवियल फ्लूइड। इसका फंक्शन ये होता है कि जब बोन्स जॉइंट्स के पॉइंट के ऊपर मूव करेंगी तो डेफिनेटली फ्रिक्शन जनरेट होगा, मतलब रगड़ जनरेट होगी। तो ये जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, ये उस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। इंजन के अंदर हम लोग ऑयल डालते हैं ना, ऑयल का काम क्या होता है, वो जो इंजन के पिस्टन्स आपस में जब वॉल के साथ टकराएंगे तो वो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो कम करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए ना
कि एक स्लाइड है, ठीक है, एक झूला है जो कि नीचे जाके एक स्विमिंग पूल में जा रहा है। अब अगर वो स्लाइड जो है वो बिल्कुल रफ है, सूखी हुई है, और आप उसके ऊपर इस तरह से नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप उस स्लाइड के ऊपर जब मूव करेंगे तो एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, वो आपको रोकेगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं नीचे कोई सोप डाल दूं, कोई पानी डाल दूं, कोई लिक्विड डाल दूं, कोई फ्लूइड डाल दूं, जिससे वो स्लिपरी हो जाए स्लाइड, तो क्या होगा, आप एकदम तेजी से जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फ्लूइड ने, उस सोप ने आपके और आपके स्लाइड के दरमियान का जो फ्रिक्शन है वो कम किया। तो जब फ्रिक्शन कम हुआ तो आपकी मूवमेंट बड़ी स्मूथ, बड़ी आराम से हो गई। तो बोन्स की मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए जॉइंट्स के पॉइंट के ऊपर साइनोवियल फ्लूइड होता है, उससे होता क्या है, फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन जब कम होगा तो मूवमेंट बड़ी आराम से, बड़ी स्मूथली हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आर्थराइटिस के कॉजेस। ठीक है, सो नाउ एट लास्ट वी हैव दिस रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस। नाउ ओबेसिटी का हमने ऊपर डिस्कस किया था। ओबेसिटी सिंपली मीन्स ओवरवेट होना। सो ओबेसिटी पुट स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स, यानी कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो उससे आपके जो जॉइंट्स हैं, जो आपके जोड़ हैं, उनके ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ेगा, काफी जोर पड़ेगा, खास तौर पे नी के ऊपर, यानी कि घुटने के ऊपर। कॉजिंग पेन, यानी कि आपको दर्द होगा और आप अपनी नी के ऊपर, अपने जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं। एंड डेवलप वर्स कंडीशन इन आर्थराइटिस डैमेज, यानी कि एक तो आपको पेन होगा अगर आप ओवरवेट हैं, यानी कि एक तो आपको पेन होगा अगर आप ओवरवेट हैं, एंड एट द सेम टाइम आप रिस्क में है आर्थराइटिस कोज करने के। द रीमोटोलॉजिस्ट, रीमोटोलॉजिस्ट वो लोग जो कि जॉइंट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस तरह से आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि दिल के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, जिस तरह से आपके नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपके जो है वो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, इस तरह से जो रीमोटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी बोन्स और आपके जॉइंट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो ये बताते हैं कि अगर एक इंसान का 10 पाउंड भी अगर वजन ज्यादा है, 10 पाउंड मीन्स दैट मच केजी, तो वो खाली 10 पाउंड इंक्रीज करता है 20 to 40 पाउंड ऑफ फोर्स ऑन द नीज एट ईच स्टेप। मतलब कि अगर एक इंसान सिर्फ 10 पाउंड भी जो है वो ओवरवेट है, मीन्स अगर सिर्फ 4.5 केजी भी अगर उसका वेट ज्यादा है, तो वो 4.5 केजी उसकी नीज के ऊपर तकरीबन 9 से 18 किलो का वजन एक्स्ट्रा डालता है। यानी कि अगर आप हल्का सा भी वेट बढ़ाते हैं तो आपकी नीज के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज सारी बॉडी का वेट जो है ना वो नीज के ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा, द एक्सेसिव फैट टिश्यू releases high level of cytokines, protein that can cause inflammation throughout the body. Now यहां पर एक प्रोटीन का नाम है which is cytokine. नाउ साइटोकाइन्स इम्यून रिलेटेड एक प्रोटीन है जिसका फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करना है। सो जो आपके पास फैट्स टिश्यूज होते हैं, मतलब कि वो टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, उनके अंदर ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो साइटोकाइन्स भी रिलीज करते हैं। तो जब वो साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे ऑटोमेटिक खुद से, कोई गड़बड़ नहीं हुई आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नेचुरल होती है कि वो साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं। तो जब वो साइटोकाइन रिलीज करेंगे तो साइटोकाइन का फंक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज करना है, और ये इम्यून प्रोटीन है। ठीक है, इम्यून प्रोटीन भी है और आपके फैट टिश्यूज भी इसको रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन कॉज होगी, यानी कि आपकी पूरी बॉडी आपको सूजी हुई फील होगी या आपकी बॉडी पूरी फूली हुई है। वो क्यों है? बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज हैं और फैट टिश्यूज क्या रिलीज कर रहे हैं, साइटोकाइन्स विच कॉजेस इन्फ्लेमेशन। अच्छा, द सेम प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय जॉइंट्स ड्यूरिंग रीमोटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जो साइटोकाइंस हैं वो रीमोटॉइड आर्थराइटिस के दौरान भी रिलीज होते हैं। यानी कि रीमोटॉइड आर्थराइटिस उस किस्म की जॉइंट्स की सोजिश जिसमें आपका जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम आपके अपने ही सेल्स को खा रहा होता है, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन का एक रीजन, यानी कि वन ऑफ द रीजन, बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये है कि रीमोटॉइड आर्थराइटिस में साइटोकाइंस रिलीज हो रहे होते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है आपके जॉइंट्स के अंदर। लेकिन अब जब ये फैट टिश्यूज ये वाला प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये आपकी थ्रू आउट द बॉडी में आपको देखने को मिलेगी। इट मेक्स एग्जिस्टिंग जॉइंट इन्फ्लेमेशन मोर वर्स, यानी कि जो फैट टिश्यूज का साइटोकाइन रिलीज करना है, इससे जो आपकी एग्जिस्टिंग जो जॉइंट्स की कंडीशन है, अगर आपको ऑलरेडी आर्थराइटिस है तो वो
मजीद बिगड़ जाएगी, मजीद आपके जॉइंट्स के अंदर मजीद स्वेलिंग होगी और मजीद आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सो जो ओवरवेट होना है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अगर आप उसको कंट्रोल ना करें और अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर प्लान के साथ लेके ना चलें और अगर आप लोग एक्सरसाइज ना करें। सो ओबेसिटी इज़ रियली अ वेरी थ्रेट। और नाउ अडेज आजकल हम लोग को पता है कि आजकल मोस्टली लोगों का काम घर से होता है, ऑफिस से होता है, बैठ के होता है, या फिर वो मोस्टली बैठ के स्मार्टफोन चलाते हैं, या फिर वट एवर दे डू दे मूव लेस, वो खाते ज़्यादा हैं और मूव कम करते हैं। तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि ओबेसिटी हो जाती है, उनका वेट बढ़ जाता है और जब वेट बढ़ता है तो एज वी कैन सी दैट कि ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। सो दैट वाज इट विद दिस टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये सारी की सारी जो लेक्चर्स हैं ये समझ आए होंगे, बट इफ देर इज समथिंग जो मैं सही से समझा नहीं पाया, you can always ask in the comment section. Advices and any kind of criticism is always welcome. Thank you so much, guys. So that is it with this lecture. If you really like this video, so please do share this video with anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Thank you so much for watching. एक नई लेक्चर में एक नए चैप्टर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।